हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमैनिक्स के चैनल पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीएस के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 के पार्ट 1 से। ऑल्दो इससे पहले कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं हर क्लास में आप लोगों को बोलती हूँ इसको छोड़ के नहीं जाना, हर क्लास हर क्वेश्चन अच्छे से करना है। प्रीवियस ईयर क्यों नहीं छोड़ के जाना? क्योंकि रिपीटेड मिलते हैं भाई। पूरा जीएस का प्रीवियस ईयर आपको करके जाना है। आपके एग्जाम से पहले, सीडीएस और एनडीए के एग्जाम से पहले आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे, सारे जीएस के। तो बने रहिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही सबसे पहले पता लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। ह्यूमन विच अमंग द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू ब्रीदिंग इज करेक्ट। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो क्या चीज सही होती है, क्या चीज गलत होती है? जब इन क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा करती थी तो मैंने देखा सब लोग इसका गलत आंसर लिख करके देते हैं। ध्यान रखिएगा और इसको समझिएगा। ब्रीदिंग क्या होती है? जब आप लोग सांस ले रहे हो, लंग्स क्या कर रहा है? देखो, आप लोग, अगर मैं बोलूं आप लोग रिलैक्स हो, तो आप लोग रिलैक्स कब हो? जब आप अपने घर में हो, नाइट सूट में बैठे हो, तब आप लोग क्या हो? रिलैक्स हो। सॉरी, ये नहीं बनाना था, ये बनाना था, किडनी बन गई गलती से। इसके नीचे इस तरीके से डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है? एक कार्टिलेज होता है जो लंग्स के नीचे बना करके रखता है। डायफ्राम की जो अपनी शेप है, जो ओरिजिनल शेप है, वो शेप है उसकी डोम। इस तरीके की शेप है डायफ्राम की। तो डायफ्राम रिलैक्स कब होगा? जब वो अपनी शेप में होगा। तो डायफ्राम रिलैक्स कब होगा? जब वो इस तरीके से होगा, ये रिलैक्स है। जब डायफ्राम सीधा हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब एक चीज देखो, अगर डायफ्राम अपनी शेप को चेंज कर ले और ऐसे बन जाए, इनहेलेशन के टाइम पे जब मैं चाहती हूं सांस लेना अंदर, तो बाहर के ऑक्सीजन को भरना है तो ज्यादा चाहिए। अगर मैं ये ऑलरेडी ऊपर कर दूं, डायफ्राम ऊपर हो जाए, तो लंग्स की कैपेसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। लंग्स क्या होंगे? कम हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगर लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई तो क्या होगा? लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई तो ज्यादा ऑक्सीजन को भर नहीं पाएगा। ज्यादा ऑक्सीजन भर नहीं पाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ज्यादा ऑक्सीजन नहीं भर पाएगा तो लंग्स फिल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड, मतलब अगर मैं बोलूं इनहेल कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो डायफ्राम क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स नहीं हो रहा। तो पहला वाला तो गलत हो गया, पर बहुत सारे लोगों ने इसको करेक्ट मार्क किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन थॉरेक्स कैविटी एक्सपैंड। जब हम सांस बाहर निकालते हैं, देखो ये फैल गई, सांस छोड़ा, थॉरेक्स कैविटी एक्सपैंड नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? रिलैक्स कर रहा है, एक्सपेंशन नहीं दे रहा है। तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इनहेलेशन इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर बिकम मोर नेगेटिव। ये करेक्ट है। इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर क्या होता है? प्ल्यूरा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लंग्स। उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होता है इसीलिए तो ऑक्सीजन आ पाती है। तो ये करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनलाइक इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। नहीं, एक्सहेलेशन नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, इसमें एनर्जी लगती है, इसीलिए बिल्कुल एक्टिव प्रोसेस नहीं है ये, ठीक है। आगे चले तो इसका करेक्ट आंसर है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शनमेट्री यानी कि डेक्सा इज यूज टू मेजर। डेक्सा यूजुअली किसके लिए यूज होता है? डेक्सा इज यूज टू मेजर बोन डेंसिटी। डेक्सा जो होता है एक टेस्ट है, जैसे आपका ब्लड टेस्ट होता है, सीबीसी होता है, इस तरीके से एक टेस्ट है जो कि बेसिकली किस लिए यूज होता है? बोन डेंसिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूमर के लिए नहीं होता, स्टमक के अंदर सीरस ग्रोथ के लिए नहीं होता, इसके लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। सॉलिड ट्यूमर होगा, एफएनसीए करेंगे। एक्सटेंट ऑफ ब्रेन हैमरेज होगा, एमआरआई या सिटी स्कैन करेंगे। तो इनके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, पर इसका करेक्ट आंसर इज बोन डेंसिटी। ह्यूमन ब्लड इज विस्कस। विस्कस मतलब गाढ़ा, बहुत चिपचिपा, बहुत ज्यादा थिक होता है, बिकॉज द विस्कोसिटी इज ड्यू टू, इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है किसकी वजह से? पहला ऑप्शन है प्रोटीन इन ब्लड, दूसरा ऑप्शन है प्लेटलेट इन प्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन है सोडियम इन सीरम, चौथा ऑप्शन है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इन ब्लड। तो इसका करेक्ट आंसर है कि भैया आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड में बढ़ जाता है, इसलिए ब्लड विस्कस हो जाता है। प्लाज्मा सीरम तो पहले ही हटा दो, प्लाज्मा सीरम की तो बात ही नहीं कर रहा। विस्कस क्यों हो रहा है? प्लाज्मा सीरम से क्या मतलब, इसका क्या लेना देना? प्रोटीन ब्लड में है तो वो विस्कस नहीं कर रहा। विस्कस किसकी वजह से हो रहा है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की वजह से ये विस्कस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट,
कैंसर इज मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें कैंसर ज्यादा कॉमन होता है। क्यों? पहले ये सोच लो कि कैंसर होता क्यों है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये ज्यादा कॉमन क्यों होता है। कैंसर क्या होता है? व्हाट इज कैंसर? कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है, आपके पास जो नॉर्मल सेल्स हैं, ये आपके नॉर्मल सेल्स डिवाइड करना शुरू कर देंगे एबनॉर्मल तरीके से। जब ये आपका एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड करेंगे तो आपकी बॉडी में ट्यूमर्स बना देंगे। ये ट्यूमर बेनाइन भी होते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं, रुके हुए भी होते हैं, घूमते हुए भी होते हैं। इस तरीके के ट्यूमर्स बना देंगे और ये ट्यूमर्स क्या करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कैंसर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। ये क्या होता है? ये कैंसर होता है। तो ओल्ड पीपल के अंदर कैंसर क्यों होगा? क्योंकि उसके खुद के सेल्स डिवाइड करना शुरू कर देंगे एबनॉर्मल तरीके से। अब अगर उसके खुद के सेल एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो क्या कॉज कर रहा है? दैट मीन्स वो म्यूटेशन कॉज कर दे रहा है, उसकी बॉडी में म्यूटेशन बहुत तेजी से हो रही है। चलो, इम्यून सिस्टम डिजनरेट हो जाता है। अगर डिजनरेट हो जाएगा, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा तो ये काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द सप्लाई ऑफ सर्टेन हार्मोन डिक्लाइंस विद एजेस। हार्मोन डिक्लाइन हो जाते हैं, हार्मोन से इम्यूनिटी का कोई लेना देना नहीं है। देयर बॉडीज आर अनेबल टू एडजस्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट। ये जो चेंज हो रहा होता है एनवायरमेंट, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते बच्चा। अगर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो कॉमन कोल्ड ये सब होना शुरू होगा, ना कि कैंसर होगा। कैंसर कब होगा? कि म्यूटेशन हो रही है, सेल के अंदर म्यूटेशन ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर है दे हैव एक्यूमुलेटेड मोर म्यूटेशन। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ ब्लड बिकम एसिडिक ऑन लो पीएच। अगर ब्लड कभी भी एसिडिक हो जाएगा तो क्या होगा? अगर ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो जिस पाइप में घूमेगा वो पाइप जल जाएगी क्योंकि एसिड है। पर हम ये तो नहीं लिख सकते, अब हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। कभी भी अगर ब्लड एसिडिक हो जाता है तो वो H पॉजिटिव आयन को मतलब रिलीज करना शुरू करता है। वो रिलीज करेगा तो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। वो एक काम कर रहा है इस तरीके का जिससे क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीजन की होल्डिंग कैपेसिटी कम हो रही है, तो वो हीमोग्लोबिन हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भैया इसके हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़े। पर अगर एसिडिक हो जाता है तो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की डिक्रीज हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन क्या पूछता है? अब ब्लड ग्रुप बी कैन गिव ब्लड टू। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मैं किसको दे सकती हूँ और किससे ले सकती हूँ? पहले ये देखिए, अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मैं ले किससे सकती हूँ? ओ नेगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे देता है, तो मैं ले किससे सकती हूँ? ओ नेगेटिव से ले सकती हूँ। और दे किसको सकती हूँ? या तो बी को दे सकती हूँ या ए बी को दे सकती हूँ। इसके बेसिस पे कर लो। कैन गिव ब्लड टू ब्लड ग्रुप बी, बिल्कुल ठीक। ये तो पहले ही काट दो, ओ को तो हम दे ही नहीं सकते, बाकी तीन ठीक है, ठीक है। एंड रिसीव ब्लड ग्रुप फ्रॉम ए बी। ए बी तो खुद ही इतना भूखा ब्लड ग्रुप है, किसी को कहां देता है ये गलत हो गया। गिव ब्लड टू बी एंड ए बी, बिल्कुल ठीक है। एंड रिसीव फ्रॉम ब्लड बी, हम बी से ले भी सकते हैं, बी और ए बी को दे भी सकते हैं। तीसरा है ब्लड ग्रुप बी एंड ए बी रिसीव फ्रॉम ए। ए से कैसे ले लेगा भाई? तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, दो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन है, एक का नाम है सेक्रेटिन, एक का नाम है कोलियोसाइटोस्टोकिनिन, जो ड्यूडेनल एपिथेलियम इसको बाहर निकालती है। ये बेसिकली किस ऑर्गन की सेक्रीशन से एक्टिवेट होते हैं? कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम जो हमारे पैनक्रियाज देती है, जैसे ट्रिप्सिनोजेन जो हमारा सेक्रेटिन से एक्टिव हो रहा है, ये कहां से निकल रहा है? ड्यूडेनम से। तो इसका करेक्ट आंसर पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज इसमें और इसमें है, तो ये दोनों तो पहले गलत है। तो अब ये देखो, स्टमक या गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर। इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा, क्योंकि स्टमक में जब सारा का सारा जो फैट्स होता है उसका एमल्सिफिकेशन शुरू होता है, वो शुरू होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है? लाइपेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो फैट्स का डाइजेशन देता है, जो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर इज पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। नेक्स्ट, मिल्क इज यूनिक इन न्यूट्रिटिव वैल्यू, हाउएवर इट इज अ पुअर सोर्स ऑफ। इसमें सब कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट का होता है, पर इसमें दो चीजें आप बोलो कम होती है या नहीं होती। एक इसमें आयरन नहीं होता और एक इसमें, ये दो चीजों में बहुत कम होते हैं। एक तो इसमें आयरन नहीं होता और दूसरी क्या चीज नहीं होती? कैल्शियम होता है, कॉपर होता है, सोडियम होता है। जब
हम लोग पहले मिल्क को बोलते थे ना कि भैया ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है, तो हम ये बोलते थे कि भैया मिल्क में सब कुछ है, पर फिर फाइनली हमको समझ में आया कि मिल्क में सब कुछ नहीं होता है। क्यों? मिल्क में आयरन नहीं होता और मिल्क में विटामिन सी की मात्रा या तो बहुत कम बोलूं या नहीं होती, ना के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, कौन सी करेक्ट है कौन सी गलत है ये बतानी है। इसीलिए आपको क्लास में बार बार बोलते हैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। दे आर यूज टू डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक। एंटीबायोटिक बनता ही इसीलिए है ताकि वो बैक्टीरिया को मार सके। बनता किससे? फंगस से बनता है। किसके लिए बनाया गया? एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया के लिए बनाया गया, करेक्ट है। दे कैन बी अप्लाइड टू द स्किन, सॉलिड और इंजेक्टेड। अगर हमको चोट लग जाती है तो स्किन पे भी लगता है, खाया भी जाता है और इंजेक्शन में भी दिया जाता है, एंटीबायोटिक होता है। बिल्कुल सही, ये सब कुछ होता है इसमें। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग वायरस, वायरस के अगेंस्ट कोई दवाई बनी नहीं है, एंटीबायोटिक तो दूर की बात। द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वॉज टेट्रासाइक्लिन, नहीं, द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड इज पेनिसिलिन। करेक्ट आंसर इज 1 and 2। Next, the crew and passenger of flying aircraft suffer generally from chronic obstructive pulmonary disease due to the effect of, भाई वो chronic जो फ्लाई करते हैं क्रू मेंबर्स होते हैं, या मैं बोलूं पैसेंजर जिनको बार बार प्लेन से ट्रेवल करना होता है, उनको क्या दिक्कत आने लग जाती है, क्या प्रॉब्लम आता है उनको सबसे मेजर जो दिक्कत आती है वो दिक्कत ये आती है भैया, उनके लंग्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वो लंग्स में प्रॉब्लम किसकी वजह से शुरू होता है? सोलर रेडिएशन। वो तो हमारे तक भी आती है, तो और सोलर रेडिएशन एयरक्राफ्ट के अंदर तो नहीं घुसती, तो ये गलत है। ओजोन कॉन्सेंट्रेशन फर्क नहीं देता, क्योंकि जिस लेयर पर हमारी ओजोन होती है एयरक्राफ्ट उससे नीचे उड़ता है। दूसरा, नाइट्रोजन ऑक्साइड अभी अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत है, अगर ऐसी प्रॉब्लम होती तो हमारे को भी होती। तो इसका करेक्ट आंसर इज पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट मिलता है जिसकी वजह से लंग्स जो होते हैं, लंग्स पे अफेक्ट पड़ता है और इससे क्रॉनिक डिजीज हो जाती है। ऐसे ही अगर आप बात करोगे जो कोयला फैक्ट्री में काम करते हैं, इन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज डी। तो चलिए फिलहाल इस क्लास को फिनिश करती हूँ, यहीं पे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए टाटा बाय बाय।